हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज का जो लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1.4। इससे पहले हमने और भी लेक्चर जो बनाए हैं उन पे इनसे पहले के टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज एंड उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब वो कार्टेशियन सिस्टम पे दिया रहेगा तब। ओके। और पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी वो देखेंगे हम लोग। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ई से डिनोट किया जाता है। ओके। नेक्स्ट कुछ हम इससे पहले के जो लेक्चर्स पढ़े हैं 1.1, 1.2, 1.3 और उनके सब पार्ट्स भी पढ़े जिसमें क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया है। उनमें हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टीज, कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उन पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर किए। ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आप उनको पढ़ करके ये लेक्चर देखेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा समझने में। अदरवाइज़ आप इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, सब आसान है, समझ में आएगा, है ना। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको इतना टफ मत समझिए कि यार ये क्यों नहीं आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आता है ना। देखिए ज़रा, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिनोटेड बाय ई। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कुछ इससे सिमिलर कुछ वर्ड्स बोलता हूँ जिससे कि आपको इसको समझने में आसान लगेगा। क्रिकेट फील्ड, फुटबॉल ग्राउंड फील्ड, बास्केटबॉल फील्ड। अब ये सब फील्ड किसके साथ जुड़ रहे हैं? क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो इनका भी एक फील्ड होता है। जस्ट उसी तरीके से ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक चार्ज के पास भी अपना फील्ड होगा। जिस तरह से क्रिकेट का फील्ड होता है ना, बीच में यहाँ आप देखते हैं कि क्रिकेट का ये पिच है, इसके अराउंड एक फील्ड है, उसके बाद ऑडियंस बैठी रहती है जहां आप जाते हैं। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर एक चार्ज मान लीजिए और उसके अराउंड यहाँ तक उसका क्या है? फील्ड है, और इसके बाहर उसका कोई इफेक्ट नहीं, और यहाँ पर इफेक्ट होता है। इसके अंदर की चीजें या इस बाउंड्री तक डायरेक्ट बॉल 6 रन, टच 4 रन, और बाकी इंटरनल। यानी गेम इस फील्ड के अंदर ही होता है, तो ये क्रिकेट फील्ड कहलाता है। द सेम थिंग इज हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखते हैं जरा। एक छोटा सा पिक्चर आपके माइंड में बन गया कि हाँ, हम किस चीज को समझने जा रहे हैं। फील्ड मतलब होता है क्या? फील्ड मतलब होता है स्पेस, और इलेक्ट्रिक मीन्स होता है क्या? चार्ज। तो ये फील्ड या ये स्पेस किसका? चार्ज का। फर्स्ट लेक्चर जरा आप रिकॉल कीजिए, क्या हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल लिया था ना? क्या एग्जाम्पल लिया था? कि एक प्लास्टिक स्केल है, उसको हमने रब किया था, तो उसके एक पोर्शन पे कुछ चार्ज पार्टिकल्स आ गए थे जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कैपिटल Q। और इसके नजदीक हमने जब पीस ऑफ पेपर्स को, किसको? पीस ऑफ पेपर्स को मैं इस तरह से अरेंज कर रहा हूं, रखा, तो हमने देखा कि ये सभी पीस ऑफ पेपर्स को क्या कर लेता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। और ये पीस ऑफ पेपर कैसे हैं? पीस ऑफ पेपर जो है, पेपर न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स होता है नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज 0। यानी इन पे नेट चार्ज क्या है? 0। अगर इस पे नेट चार्ज 0 है तो ये चार्ज इसको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू CL कूलम्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही होता है। ये कब होता है? जब दो चार्जेस हैविंग सम डिस्टेंस R, Q1 और Q2, तब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है
या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमको पता है अगर सिमिलर चार्जेस हुए तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर वो डिसिमिलर हुए तो यानी अनलाइक चार्जेस हुए तो वो अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? बट ये चार्ज है Q1 और Q2 दोनों होंगे तब ऐसा होगा। बट यहां पर आपका एक चार्ज तो आपने रबिंग प्रोसेस से क्रिएट कर लिया, यहां पर तो चार्ज नहीं है, फिर ये क्यों इसको खींच रहा है? फोर्स तो तभी लगता है ना, फोर्स मींस क्या होता है, पुश पुल। अगर ऐसा हो रहा है तो फोर्स है, फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है। तो इसमें क्या बोला गया कि दो चार्ज होंगे तो आप एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बट यहां पर तो फोर्स नेट चार्ज इसका तो जीरो है। अगर जीरो है तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कैपिटल Q इंटू जीरो अपॉन आर का स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। अगर ये जीरो, नो पुश नो पुल, ना तो पुश होगा ना तो पुल होगा। लेकिन फिर भी हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा होता है, ये फिर भी होता है। तो क्या कूलम्स लॉ गलत है? नहीं, कूलम्स लॉ जो होता है वो एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है। वो कैसे, किसके लिए होता है, चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है a single charge exist। एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी इसके ऊपर या तो पॉजिटिव हो और या तो निगेटिव हो। यानी इस पे या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। बट यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है इंडक्शन मेथड। क्योंकि एक चार्ज बॉडी के सामने अगर न्यूट्रल बॉडी आता है तो वो उसको इंड्यूस करता है। तो यहां पर इंडक्शन मेथड हो रहा है। इंडक्शन मेथड में हमने आपको बताया था कि अगर एक चार्ज बॉडी हो तो उसके नियरेस्ट वाला जो चार्ज होगा वो माइनस ऑफ क्यू डैश होगा, और इसका मैग्नीट्यूड हमने पिछले लेक्चर्स में लिखा था, याद कीजिए, नहीं तो फिर पिछले लेक्चर में जाकर के देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्या ये एक पॉइंट चार्ज है? दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है तब तो कूलम्स लॉ फेल हो गया, क्योंकि कूलम्स लॉ तो पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड है कि चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो यहां पर ये पॉइंट चार्ज नहीं, ये तो चार्ज बना है ड्यू टू इंडक्शन मेथड। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर अपोजिट पोलैरिटीज, कौन सी पोलैरिटीज आ जाती हैं, अपोजिट पोलैरिटी आती है, और दूसरे साइड कौन सी पोलैरिटी आती है, सेम पोलैरिटी आती है। तो अपोजिट पोलैरिटी को देखो, हमने देखा था ना, जब अपोजिट पोलैरिटी हो तो क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, तो पुल करेगा। यानी कूलम्स लॉ सही है बट पॉइंट चार्ज के लिए सही है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, जो इसके बाद वाला लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे बनाऊंगा, वहां पर हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो यहां पर हमको ये समझ में आता है कि ये जो इसको खींच रहा है, इंड्यूस कर रहा है, तो ड्यू टू इंडक्शन मेथड और चार्ज हैविंग सम डिफरेंट नेचर, सो एक चार्ज दूसरे चार्ज को खींच ले रहा है, दूसरे मैटर को खींच ले रहा है, इसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज। इसको क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। और इसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। क्लियर होगी बात? तो ये हमें यहां तक समझ में आता है। नेक्स्ट अब देखिए जरा, तो इसमें सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं? आपने तो अभी तक सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, पुल,
फोर्स, यही तो आप बता रहे हैं, ये तो चीजें हम जानते हैं। फील्ड कहाँ है? फील्ड है, ये मैंने इसीलिए बनाया है। देखिए जरा, ये चार्ज पार्टिकल इसको खींच ले रहा है, यानी यहां तक इसका एक लिमिट है, एक दायरा है। ये चार्ज पार्टिकल इसको भी खींच ले रहा है, यानी यहां तक इसका दायरा, इसको भी खींच ले रहा है। इसका मतलब इसका दायरा यहां तक है, इसके बाहर वाले को नहीं खींच पा रहा, यानी यहां पर फोर्स की वैल्यू 0 है, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू 0 है। अगर फोर्स 0 तो इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी इसका फील्ड कहां तक है? इस चार्ज पार्टिकल का फील्ड यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है। ये बात समझ में आई? और भी आप बना सकते हैं, यहां तक है, यानी ये इतना जो दायरा है, दैट इज द लिमिट ऑफ दिस चार्ज वेयर इट गिव्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द अनदर चार्ज पार्टिकल, एंड दिस लिमिटेशन इज नोन एज फील्ड। एक दायरा बन गया ना, स्पेस बन गया, एक जगह बन गया। तो ये वह जगह है जहां सोर्स चार्ज दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक फील्ड नजर नहीं आ रहा आपको? जस्ट लाइक एज अ क्रिकेट फील्ड, ये रहा आपका सोर्स चार्ज, ये रहा आपका फील्ड, ऑफ साइड, लेग साइड, ऑन साइड, यू नो एवरीथिंग, है ना? चलिए, उसी तरीके से ये भी वही फील्ड है। क्लियर होगी बात? तो ये चीज हमें अब समझ में आ गया कि फील्ड किसे कहते हैं। फील्ड, ये किसका फील्ड है? चार्ज का है। और ये क्या है? फील्ड है। तो इसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि किसी न्यूट्रल बॉडी या कोई चार्ज पार्टिकल को ये क्या करता है? या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाता है। तो यही बात इसके डेफिनेशन में आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली, इसका एक डेफिनेशन अब हम लोग लिख लेंगे, ओके? और एक बार फिर से इसको देख लीजिए। यहाँ इंडक्शन मेथड होता है, इस वाले चार्ज, इस वाले न्यूट्रल बॉडी पे ना तो फोर्स लग रहा है, अगर नहीं फोर्स लग रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तभी तो फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक लिमिट क्रिएट हो जाती है कि इसके बाहर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी न्यूट्रल बॉडी है उसको ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये भी ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ चार्ज को ही नहीं, न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी खींचता है बाय इंडक्शन मेथड, ओके? अब इसका एक डेफिनेशन बन जाता है। डेफिनेशन क्या बनता है उसको नोट कर लीजिए, इसको रफ कर दें, नोट कर लीजिए एक बार, इसको पूरा नोट कीजिए, इसको आगे बढ़े। चलिए, देखिए, जो यहां पर हमने देखा है, जो यहां पर हमने समझा है, उसी का वही एक डेफिनेशन बनेगा। और वो डेफिनेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय दिस। सो इसका डेफिनेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी का डेफिनेशन है, इट इज अ स्पेस अराउंड द source charge. It is the space around the source charge where another charge can feel the electrostatic force. Electrostatic force of attraction or repulsion. It is a space around the source charge where another charge can feel the electrostatic force of attraction or repulsion. That's it. क्लियर हो गई बात? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके? आगे बढ़े। तो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब देखिए जरा, यहां जो
ये मान लेते हैं ये हमारा पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, पार्टिकल नंबर 3 है। तो पार्टिकल नंबर 1 P1, पार्टिकल नंबर 2 P2, पार्टिकल नंबर 3 P3। इन सब पर एक डिफरेंट इंटेंसिटी से फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक डिफरेंट फोर्स लग रहा है सब पे, जो फोर्स की वैल्यू है F1, F2 और F3, ये सब पे डिफरेंट है। अगर ये सेम होता तो मैं सब पे F1, F2, F1, F लिखता, बट F1, F2, F3 है। यहां पे तो F की वैल्यू 0 है क्योंकि E 0 है। उसी तरीके से अगर फोर्स डिफरेंट है, इट मीन्स दैट अगर मैं सभी का मास कॉमन ले लूं M और M, तो यहां फोर्स क्या हो जाएगा? M। तो ये डिफरेंट है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? A1 डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये A भी सेम हो गया तब तो फोर्स ही सेम हो जाएगा। सबका एक्सीलरेशन डिफरेंट है, और यहां पर हमको ये क्या दिखता है? एक्सीलरेशन A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3। इट मीन्स दैट F1 इज ग्रेटर देन F2 एंड F2 इज ग्रेटर देन F3। क्योंकि भाई डिफरेंट फोर्स है तो डिफरेंट एक्सीलरेशन से खींचेगा, अगर सेम सभी पार्टिकल का मास अगर सेम है तो। क्लियर होगी बात? ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2 और ये पार्टिकल 3। तो ये किसको दर्शाता है? ये किस चीज को बताता है? ये बता रहा है इंटेंसिटी को। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। जब आप नदी में कहीं तैरने जाते हैं तो आपके पेरेंट्स क्या बताते हैं? बेटा ज्यादा दूर नहीं जाना नदी में, क्योंकि वहां इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ज्यादा है। वहां फ्लो ऑफ वाटर की इंटेंसिटी ज्यादा है, आप नजदीक ही रहिएगा। तो नजदीक रहने का मतलब क्या है? इस चार्ज से दूर, इस उस नदी से किनारे, बैंक ऑफ रिवर पे रहिए, वहां पर इंटेंसिटी कम है, फ्लो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द वाटर इज लेस। तो आपको उस पर फोर्स कम लगेगा, आपके ऊपर उसका फोर्स कम लगेगा। सेम थिंग इज हियर। अब एक चीज और कि अगर हम इंटेंसिटी समझ रहे हैं, तो जब आप नदी के बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं, बीचों बीच जाते हैं, तो आपको ज्यादा फोर्स लगता है, नजदीक में रहते हैं तो कम फोर्स लगता है। द सेम थिंग इज हियर कि अगर आप इस चार्ज से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ही आपका एक्सीलरेशन कम होगा, तो फोर्स कम होगा, तो उतना ही कम इंटेंसिटी भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पे क्या कम होगी? इंटेंसिटी तो कम होगी, और यहां पर ज्यादा होगी, और यहां पर और ज्यादा होगी। द सेम थिंग। आप दोबारा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। क्रिकेट फील्ड में देखिए, जब एक बैट्समैन बॉल को मारता है तो जो बॉल का जो वेलोसिटी की इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा उसके नजदीक पॉइंट वाले को, फील्डर के पास लगती है, और जो सबसे दूर होते हैं उस वहां तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी, बॉल की इंटेंसिटी का घट जाता है। वेलोसिटी की जो इंटेंसिटी होती है बॉल की वो घट जाती है। तो दूर पर क्या हो जाता है? चीजें घट जाती है, जितना नजदीक होता है वहां बढ़ जाती है। अब ये क्या दर्शाता है? ये बताता है उसकी इंटेंसिटी को, यानी उसके एक मैग्नीट्यूड को बताएगा। किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फील्ड। इन द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। क्लियर? अगर हम एक चीज और नोटिस करते हैं, अगर आपने सेम आर डिस्टेंस लिया है, ये भी आर, ये भी आर, अगर हर जगह आर है तो हर एक पॉइंट पर ई सेम होता है। क्या सेम होता है? यहां पे भी ई1 है तो यहां पे भी क्या होगा? ई1 ही होगा। यहां पे भी क्या होगा? ई1 ही होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी क्या होगा? इवन है तो इवन है कब? जब आर सेम होता है। यानी हर एक रीजन में अगर एक सेम डिस्टेंस की दूरी पे अगर आप ई कैलकुलेट करेंगे तो हर जगह सेम होगा। तो अब ये ई कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग? ई कैलकुलेट कैसे करेंगे? वही जो हम जैसे कैलकुलेट करेंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन बन जाएगा, और एक हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगा जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए हम लोग इसको जरा, इसको रफ कर दें। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइंड होगा? एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट at any point inside the field, inside the field gives the strength of the electric field। इस स्पेस में एट एनी पॉइंट इनसाइड द फील्ड गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स क्लियर। इतने से की ही बात करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फील्ड के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे स्ट्रेंथ को बताएगा, वही स्ट्रेंथ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। It is defined as the force experienced by the unit positive test charge। It is defined as the force experienced by the unit positive test charge। अब यूनिट क्यों लेते हैं? ये क्यों लिया भाई हमने? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों लिया? जिसको कि हम क्यू नॉट मानते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिनोट करेंगे? वही सेम थिंग, ई वेक्टर से। अभी देखते हैं क्या क्या कह रहा है। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्यों हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया? क्योंकि अगर आप किसी के इफेक्ट को पूरा अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप उसके अपोजिट में बिल्कुल छोटे वैल्यू को रखिए। अगर आप उससे ही बड़ी वैल्यू लेके आएंगे तब तो उल्टा उसी का इफेक्ट उस पर पड़ जाएगा ना। तो हम कैलकुलेट इसका करने चले थे और इफेक्ट इसका आ रहा है। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जिससे फाइंड करने जा रहे हैं उससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे हो, तब तो ये इसका उल्टा इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो मुझे इसके रिस्पेक्ट में एक स्मॉल और यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं देखो, मैं तो छोड़ नहीं पाता हूँ बेटा कि ये क्यों लिखा जाता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों लिखा जाता है। तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाऊंगा। क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने चलूंगा तो बहुत हौश पौश हो जाएगा आपके लिए। तो आप सिर्फ अभी इतना ही जानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड gives it, okay, it is defined as the force experienced by the unit positive test charge। okay, next आगे बढ़े हम लोग, नोट कर लीजिए। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये कैसे हमको पता चलेगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर मान लीजिए आपका ये सोर्स चार्ज है और यहां पर आप मान लीजिए आपका टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है। अब ये क्यू नॉट पे ये क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो यहां पर जितना फोर्स है, ये फोर्स आया कैसे? इस पे ये फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स लगा रहा है वो उसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये बहुत स्मॉल है, अगर ये बहुत स्मॉल है तो ये जो वैल्यू फोर्स की होगी
पूरी की पूरी वैल्यू उसी की होगी जो इफेक्ट लगा रहा है। अगर ये थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में और बढ़ गया, अगर इसको आपने बढ़ा दिया, तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो प्योरली ई की वजह से नहीं बढ़ रही है, वो फिर चार्ज के मैग्नीट्यूड की वजह से भी बढ़ रही होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाना चाहता हूं, दो फ्रेंड्स हैं, एक थोड़ा पतला है और एक उसका जस्ट डबल हैवी बॉडी है, यानी एक वाई एक्सिस दोनों का सेम है, वाई एक्सिस दोनों का सेम है, लेकिन एक का एक्स एक्सिस अगर इतना है तो दूसरे का एक्स एक्सिस में वो इतना है, ठीक है। तो अगर दूसरे का एक्स एक्सिस ज़्यादा है तो वो अमाउंट ऑफ वाटर नदी में, रिवर में, वो अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा उसको फेस करना पड़ेगा, यानी पानी का बहाव जो मोटा पर्सन है, जो थोड़ा सा हैवी पर्सन है, उसको ज़्यादा वो फील करेगा और पतला वाला कम फील करेगा। द सेम लाइक थिंग इज हियर। और आपको पूरे इंटेंसिटी का पता करना है कि पानी का एक धार कितनी तेज हमको हिट करती है, तो ये सिर्फ वही बता पाएगा जो बिल्कुल यूनिट यानी स्मॉलेस्ट पर्सन हो। अगर बड़ा वैल्यू आदमी होगा तो उल्टा उसका इफेक्ट वहां पर कैलकुलेट होगा, वो उसकी वजह से भी उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि उसका हैवियर बॉडी है। उसी तरीके से अगर यहां पर बिल्कुल स्मॉल चार्ज होगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जितना फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर यही बिगर चार्ज हुआ तो फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, अगर बढ़ गई तो आप ये मत मानिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बढ़ी है, वो वैल्यू इसके चार्ज की वजह से बढ़ जाएगी। यानी अगर ये 1 है, अगर ये स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसको ऐसे लिखिए, फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू क्यू। तो अगर देखें तो अगर ये 1 हुआ तो ये उतना ही रहेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू बढ़ रही थी, यानी फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्यू नॉट। क्लियर? ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, एक तरह से समझा रहा हूं। अगर आपने यहां पे 2e ले लिया तो क्या ये वैल्यू इन दोनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं, ये तो 2 टाइम्स हो गया ना, फोर्स इज 2 टाइम्स ऑफ द ई। तो इसको इसके बराबर बनाना है तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी मेरा फॉर्मूला बनकर क्या आता है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, वेयर क्यू इज इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। अब समझ में आया कि हमने क्यों इसको पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज लिया है। अब पॉजिटिव क्यों लिया है मैं फिर से बोल रहा हूं, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाऊंगा तब वहां पे क्लियर करूंगा। अब देखिए इस यहां पे और क्या क्या चीजें क्लियर होती हैं कि जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर की तरफ लगता है। तो ये हमारे पास क्या मिल गया? एक फॉर्मूला मिल गया, है ना। तो अब यहां से मैं एक इसको E यहां से हम निकाल लेते हैं। E कितना आ गया हमारा? E आ जाएगा हमारा फोर्स अपॉन क्यू नॉट, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन है और इसके पास भी डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्योंकि उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके पास डायरेक्शन भी है और एक मैग्नीट्यूड भी है। तो ये भी कैसी क्वांटिटी हो गई? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी एक कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एंड डायरेक्शन ऑफ E इज इन द डायरेक्शन ऑफ F। नोट कर लीजिए इसको, डायरेक्शन ऑफ E इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ये ऐसे लिखा है मैंने, डायरेक्शन ऑफ F। और F भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ? E का ऐसा यूनिट हो गया F अपॉन Q, ये क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन, फोर्स का क्या होता है? mL t की पावर -2। Q का क्या होता है? Q का मैंने बताया था, Q का AT होता है। क्या होता है? AT, क्योंकि Q इज इक्वल टू IT से फाइंड किया जाता है, Q इज इक्वल टू IT से। और I का क्या होता है? एम्पियर, T का टाइम।
अपॉन में क्या है AT, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया ML T की पावर -3 A की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब एक चीज और नोटिसेबल है, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। पहले मैं कुछ चीजों को मिटा देता हूं जो यहाँ पे पुरानी चीजें हो गई हैं। ये तो सच है कि जो पुरानी चीजें होती हैं वो धीरे से खसक लेती हैं, है ना, हट जाती हैं। तो पुरानी चीजों को हटाना पड़ता भी है और अपने आप हट भी जाती है। चलिए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई एक नई चीज पुरानी चीज को ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज है तो ये इसको क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ, इधर की तरफ। अगर ये निगेटिव सोर्स चार्ज है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो ये किसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ, इधर की तरफ। इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है ना। ये भी एक, ये वेक्टर नोटेशन है, ये इसका डायरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमने यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिधर फोर्स है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी यहां से हमको क्या कंक्लूजन निकलता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनहेल करता है। ये बात समझ में आई कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इनहेल करता है, उसके अंदर जाता है और इससे बाहर आता है। अब इस पे एक पूरा लेक्चर मैं बनाऊंगा, इस पे पूरा एक लेक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस पे पूरा एक लेक्चर बनेगा, ठीक है ना। तो यहां से आप नोटिस करके रखिएगा, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क भी है, पढ़िएगा भी। ओके, तो यहां हमने क्या समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ लिया था भाई, E इज इक्वल टू F/Q0। ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। देख लिया, आगे बढ़े और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज रेक्टेंगुलर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसको रफ कर दें हम बेटा। देखिए लेक्चर में जो भी टॉपिक या जिस सेक्शन में लेक्चर में पूरे टाइम के ड्यूरेशन में जो टाइम ड्यूरेशन आपको समझ में नहीं आया, वहां उस टाइम ड्यूरेशन के लिए मुझे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर से एक लेक्चर आपको बना करके प्रोवाइड करूंगा। ओके, और जिस पॉइंट को आप कहेंगे उस पॉइंट को और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, उसको एकदम बेसिक तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये क्या कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है। तो हमने क्या देखा था, एक पॉइंट चार्ज, ये हमारा सोर्स चार्ज है, ठीक है। इसके द्वारा यहां पर Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये हमको बताना है। तो हमने आपसे क्या बोला था कि जितना फोर्स होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो यानी आपस में दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप E को F के बराबर कर दो, और E की वैल्यू क्या है, फोर्स अपॉन Q0, और फोर्स की वैल्यू क्या है, K
क्यू नॉट अपॉन, अच्छा ये वैल्यू हमारे किसके बराबर है, 1 मिनट रुकिए जरा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो हमारा वो फोर्स के बराबर होगा। तो देखिए ई हमारा कितना आया था, ई इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट आया था। यहां से फोर्स की वैल्यू निकाल करके रख दीजिए, और ये फोर्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, सीएल किसके अकॉर्डिंग से, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग से। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, के क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को ले जाकर के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जैक्ट पता चल जाएगी। तो के क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिली, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। दिस इज योर वर्किंग फॉर्मूला, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म में आप याद कर लीजिए। क्लियर होगी बात। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे कितना होता है एट पॉइंट P, मान लीजिए P पॉइंट पे। तो अब ये r डिस्टेंस अगर आपका ये हर जगह सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, तो हर जगह पे E की वैल्यू भी सेम रहेगी, क्योंकि हर जगह पे R सेम है तो E भी सेम होगा, क्योंकि सोर्स चार्ज तो सबके लिए सेम है, हर पॉइंट के लिए सोर्स चार्ज वही है। R की वैल्यू अगर आप बदलेंगे तो E की वैल्यू बदलेगी। R आप छोटा कर देंगे, ये R डैश ले लिया आपने, और R डैश आपका क्या है, लेस देन R है, तो R की वैल्यू जब ये छोटी वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर घटता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमिनेटर पे जो साइड वैल्यू है उस पर इंक्रीमेंट आता है। क्या ये बात समझ में आई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज की जगह बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। कितने हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आ गए। वो कैसे, देखिए यहां पर एक चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू नॉट है, और यहां पर Q1 है, Q2, Q3 और Q4, ठीक है। E ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, E ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस करेगा, इस पे इस तरह से E1 मान लेते हैं, और ये E2 इस तरह से, ये E2 होगा, ये इस पे इफेक्ट डालेगा E3, और ये अपना इफेक्ट डालेगा E4। तो इस पे E नेट कहां कितना होगा। अब आपको क्या ये याद आ रहा है, ये पोजीशन याद आ रही है, ये क्या है, ये है किसी एक पॉइंट पे ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, किसी एक पॉइंट चार्ज पे ड्यू टू मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स की वजह से नेट इफेक्ट फाइंड करना। तो ये कैसे फाइंड होता है, ड्यू टू अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू POS, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि किसी एक पॉइंट पर इफेक्ट फाइंड करेंगे तो वो टोटल सम होगा सभी इफेक्ट का। अगर इफेक्ट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन होगा, अगर इफेक्ट स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर एडिशन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये कैसे फाइंड होगा, वेक्टर एडिशन से होगा। तो ई नेट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इस तरीके से बाय वेक्टर एडिशन।
बाय वेक्टर एडिशन। मैं इधर लिख देता हूँ, शायद ये स्क्रीन से बाहर चला गया होगा। बाय वेक्टर एडिशन, क्लियर है? तो वेक्टर एडिशन से आपको ई नेट फाइंड करने को मिलेगा। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और वेक्टर एडिशन के लिए वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये है वर्किंग फॉर्मूला। ओके, अब हम लोग आगे बढ़े, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, ठीक है, देख लीजिए एक बार, कहीं कोई चीज मिस ना हो, है ना। आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस भी हमने देख लिया। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या ऐसे लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ई, ठीक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ई, दिस इज अवर टॉपिक। तो ये क्या कहता है, देखिए यहां आप एक सोर्स चार्ज लेट कर लीजिए कैपिटल क्यू, और इससे r डिस्टेंस पे जब एक्स आई वाई जे और जेड के फॉर्म में दिया गया हो कि यहां पर P पॉइंट पे स्मॉल क्यू नॉट दिया रखा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप मुझे बताइए इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो अब आप E की वैल्यू अब हमको बताएंगे किस फॉर्म में, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। हमारे पास E की वैल्यू क्या थी, r का स्क्वायर। अब यहां पर हमें r एग्जैक्ट नहीं पता है, अगर हमको r एग्जैक्ट नहीं पता है, उसके कोऑर्डिनेट का पता है, तो कोऑर्डिनेट से r की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, r का मॉड निकालते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, दैट इज क्लियर। आप इस वैल्यू को ले जा करके यहां पे पुट कर दीजिए, जैसे आप पुट करेंगे आपको E की वैल्यू मिल जाएगी, और ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में ये वाली वैल्यू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज क्लियर। डायरेक्शन मेंशन करना है तो आप r यूनिट वेक्टर को यहां पर लिख दीजिए, आपने इसका डायरेक्शन भी मेंशन कर देंगे। क्लियर होगी बात? ओके, यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है भैया, याद होना चाहिए, r वेक्टर अपॉन r, r का r मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाता है, सिर्फ क्या बचता है, डायरेक्शन बचता है विथ वन मैग्नीट्यूड, इसीलिए कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ये है आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, अगर आपसे पूछे जैसे कि एक क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखिए, आपको E की वैल्यू फाइंड करनी है, E की वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्स आपको गिवन है, फोर्स आपको गिवन है 4 इंटू 10⁵ न्यूटन, ये फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है।
और आपको E फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ E ऑन द वन इलेक्ट्रॉन और ये फोर्स का जो वैल्यू है वो ड्यू नॉर्थ है। क्या लिखा है? ड्यू नॉर्थ लिखा है। अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ E ऑन द वन इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो E क्या होता है? मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं। E इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। अब यहां पे क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? फोर्स की वैल्यू है आपकी सिर्फ फोर्स की वैल्यू आपको दी गई है और क्यू नॉट की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो आप पुट कर दीजिए 4 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकल जाएगी। अगर फोर्स लग रहा है ड्यू नॉर्थ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? देखिए आपसे क्या बोला गया है कि ये फोर्स की वैल्यू है ड्यू नॉर्थ, यानी फोर्स लग रहा है इधर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? उसी डायरेक्शन में होगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। ये किस पे लग रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। और अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो ये सोर्स चार्ज इधर ना होकर के किधर होगा? इसको मैं फिर से बनाता हूं। ये है अपना सोर्स चार्ज, ये नॉर्थ लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा और फोर्स का भी डायरेक्शन यही होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन नॉर्थ में है। तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव कर रहा है? वो भी ऊपर ही जाएगा। किधर जाएगा भाई? ऊपर ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्थ में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। क्लियर होगी बात? ओके, एक बार फिर से नोटिस कर लीजिए भाई, कहीं गलत ना हो। देख लीजिए, फोर्स का डायरेक्शन इस पे लग रहा है ड्यू नॉर्थ, ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके जस्ट अपोजिट होता है। कैसा होता है? अपोजिट होता है। अगर आप यहाँ पर माइनस साइन पुट करते हैं, विथ नेचर पुट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में देखेंगे क्या आप पाएंगे कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएगा। अब समझ में आया? माइनस ऑफ 4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव का तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में होता है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? खींचता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन के माइनस साइन के साथ पुट करेंगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मैग्नीट्यूड ड्यू साउथ डायरेक्शन में होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए, आप थोड़ा सा समय दिया कीजिए, किसी भी चीज को तुरंत मत सॉल्व करके भाग जाए कीजिए, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा समय देंगे तो जरूर आप उसके सही आंसर पे पहुंचेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज। ओके, कुछ इन पे बेस्ड हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज़ ओके सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, हम भी आगे बढ़ते हैं और आप भी आगे बढ़िए इस चीज़ में, और अच्छा लगेगा आप लोग को। ओके, थैंक यू।